बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। यूनाइटेड नेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, पॉलिटिकल साइंस के हवाले से या करंट अफेयर्स हो। और हमने पहले भी कोई 4-5 लेक्चर्स या वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर। यूएन कब बना, उसके आर्गन्स, उसका रोल क्या है माशरे के अंदर, वो कामयाब है या फेल है। और आज का जो हमारा ये लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे यूएन के चार्टर के बारे में। जो यूएन का अपना कानून है, एक लॉ है, जो चार्टर है, उसके बारे में कि उसमें कितने आर्टिकल्स हैं और कितने उसके अंदर चैप्टर्स हैं और वो किसके बारे में हैं। द यूनाइटेड नेशंस चार्टर जो वर्ल्ड वार 2 कंटिन्यू था, जो कि 39 से स्टार्ट हुआ, 45 कि सितंबर में ख़त्म हो गया। तो जब ये आखिरी मरहले में दाखिल हुआ वर्ल्ड वार 2, तो एक कॉन्फ्रेंस हुआ अमेरिका के शहर सन फ्रांसिस्को के अंदर। और ये मीटिंग शुरू हुआ 25 अप्रैल 1945 से 26 जून तक। 45 में अप्रैल मई जून तक ये रहा कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू। और जिसका आखिरी दिन था, यानी कि 26 जून 1945 को यूएन का चार्टर पास किया गया, इसको साइन किया गया। जो यूएन का चार्टर है उसको साइन किया गया 26 जून 45 को। और उस वक्त थे वहाँ पर 50 कंट्रीज़, यानी कि वहाँ थे 50 मेंबर्स उस वक्त। 26 जून की बात हो रही है। और कुछ महीने के बाद यहाँ पर पोलैंड आ गया, तो पोलैंड ने भी साइन किया इसको, तो 51 कंट्रीज बन गए। और आगे चलकर इस यूएन के चार्टर को जब इंप्लीमेंट किया गया, वो दिन है 24 अक्टूबर का। 24 अक्टूबर 1945 when the UN Charter was implemented and that day is known as the UN Day। और वहाँ से UN का आगाज़ हो गया। और याद कीजिएगा, UN के चार्टर के अंदर कुल मिलाकर 111 आर्टिकल्स हैं। 111 आर्टिकल्स हैं इन द UN चार्टर। सबसे पहले है इसका प्रीमेबल, जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा। प्रीमेबल जो एक होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसमें वाज़े लिखा है कि हम एज नेशंस जो हैं किसी भी जंग को रोक लेंगे जो 2 मरतबा हमारे लाइफ में हो चुका है, यानी कि वर्ल्ड वार 1 और 2 की बात यहाँ पे हो रही है। उसने तबाही की दुनिया के अंदर, तो वो इसका प्रीमेबल। उसके अलावा यहाँ पर इसके जो हैं वो चैप्टर्स हैं और वो आर्टिकल्स हैं। तो कितने चैप्टर्स हैं, आइए इनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और वो किसके बारे हैं। नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 जो है, आर्टिकल 1 to 2, 111 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल पहला और दूसरा जो चैप्टर 1 का हिस्सा है, इट्स अबाउट द पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएनओ, यानी कि उसूल कौन से हैं यूएन के और उसका मकसद क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। चैप्टर 1 इसके बारे में है। जो इसके 2 आर्टिकल्स हैं वो भी इसके ही बारे में हैं कि यूएन क्या करेगा दुनिया के अंदर। डेफिनेटली यूएन का मकसद है कि जंग को स्टॉप करना, पीस को मेंटेन करना, दुनिया के अंदर जो है कोऑपरेशन को बढ़ाना, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना। पहले था लीग ऑफ नेशंस, वर्ल्ड वार 1 के बाद बन गया लीग, तो वो फेल हो गया। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएन को बनाया गया। आर्टिकल नंबर जो चैप्टर दूसरा इसके अंदर, सेकंड चैप्टर, आर्टिकल 3 to 6, मेंबरशिप। यूएन के जो मेंबरशिप से, यानी कि कोई भी न्यू कंट्री किस तरह बनेगा, जो न्यू कंट्रीज हैं उनको किस तरह मेंबर जो हैं बनने के लिए यूएन के अंदर क्या करना पड़ेगा। जिस तरह आजकल फ़लस्तीन है या ताइवान है, यूएन के मेंबर्स नहीं हैं, लेकिन 2012 में बना फ़लस्तीन यूएन का ऑब्जर्वर स्टेट। तो बहरहाल मेंबरशिप के बारे में है सेकंड चैप्टर, और उसके आर्टिकल 3 to 6 उसी के बारे में है। चैप्टर नंबर 3, आर्टिकल 7 and 8, यहाँ पे 2 आर्टिकल्स हैं अबाउट ऑर्गन्स, अबाउट द यूएन ऑर्गन्स। यूएन के आजकल या पहले से ही जो हैं वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। कुछ लोग कहेंगे आपको 5 है, 5 नहीं है, वो 6 हैं।
जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ICJ, इनके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, और एक है जिसको हम कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल, और 94 से लेकर आज तक वो एक्टिव नहीं है, लेकिन आज भी वो यूएन का जो है वो आर्गन ही है। तो चैप्टर नंबर 3 इज अबाउट द यूएन ऑर्गन्स। चैप्टर नंबर 4 आर्टिकल 9 to 22, द जनरल असेंबली, ओवरऑल इट्स अबाउट जनरल असेंबली कि उसमें किस तरह मेंबरशिप, वहाँ पे हम किस तरह जो है पास करेंगे रेजोल्यूशंस को, बिल को, इसका ऑब्जेक्ट वगैरह, ओवरऑल अबाउट जनरल असेंबली। चैप्टर नंबर 4 आर्टिकल 23 to 32, इट्स अबाउट द सिक्योरिटी काउंसिल। जो जनरल असेंबली है इसका होता है हर साल इजलास सितंबर महीने में, और जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स हैं जनरल असेंबली के अंदर। 193 हैं आजकल, और 2 हैं ऑब्जर्वर स्टेट्स, एक वेटिकन सिटी होली सी, दूसरा यहाँ पर फलस्तीन। अब ये कह रहा है सिक्योरिटी काउंसिल, इसका मकसद ही है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर अमन को मेंटेन करना है, पीस को मेंटेन करना है, और जो डिस्प्यूट्स हैं उनको भी हल करना काम है सिक्योरिटी काउंसिल का। और इसके अंदर जो हैं 15 मेंबर्स हैं, 5 वीटो पावर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं वो, एक अमेरिका USA है, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना, और 10 जो हैं वो हैं 2 साल के लिए, वी कॉल देम नॉन परमानेंट मेंबर्स। और जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये है द मोस्ट पावरफुल यूएन ऑर्गन। चैप्टर नंबर 6 33 to 38, आर्टिकल 33 से लेकर 38 तक, द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, इनके पीसफुल सॉल्यूशन, पीसफुल एंड डिप्लोमेटिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। एक डिस्प्यूट है उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे डिप्लोमेटिकली और पीसफुली, उसके बारे में है। तो यूएन का काम है पहले चीज़ों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना, जो प्रॉब्लम्स हैं दुनिया के अंदर, डिस्प्यूट्स हैं, उनको हल करना एग्रीमेंट्स के जरिए, टॉक्स के जरिए। लेकिन अगर वो फेल हो जाएं और ख़तरा हो दुनिया में अमन को, तो यूएन की अपनी भी आर्मी है, द यूएन पीस कीपिंग फोर्स, तो वो वहाँ पर जो है एक ऑपरेशन भी कर सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 7 आर्टिकल 39 से 51 तक, एक्शन अगेंस्ट थ्रेट टू पीस या एक्शन अगेंस्ट अग्रेशन, दुनिया में कोई भी खतरा हो अमन को, एक जंग है या एक वार है, एक ऐसा कंट्री है वो ख़तरा है अमन के लिए, तो उसके खिलाफ भी जो है वो एक्शन हम लेंगे, ये उसके बारे में है। चैप्टर नंबर 8 आर्टिकल 52 से 54 तक, रीजनल अरेंजमेंट्स, खित्ते के अंदर साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, मिडल ईस्ट है, सेंट्रल यूरोप है, बाल्कन कंट्रीज़ हैं, किस तरह हम करेंगे अरेंजमेंट्स, किस तरह बनेंगे यहाँ पर जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के हवाले से भी, वो भी जो है काम यूएन का अंदर ही है। आजकल अगर किसी भी तंजीम के अंदर सार्क, OIC, यूरोपियन यूनियन, ECO, आसियान, ब्रिक्स, जो भी तंजीमें हैं ना, ये इनका रिकॉर्ड सब कुछ मौजूद है यूएन के अंदर, इनके एग्रीमेंट्स वहाँ पर आपको इनके जो है वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 आर्टिकल 55 to 60, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन, यानी ताउन चाहिए हमें माशी लिहाज से, समाजी लिहाज से। दुनिया के अंदर जो भी कंट्रीज हैं दे मस्ट कोऑपरेट ईच अदर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल एक्टिविटीज। ये यहां पर हो गए हैं जो हैं 9 चैप्टर। आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 10, यहां आर्टिकल्स हैं 61 to 72। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो यूएन का एक और ऑर्गन है, और इसका काम है जो यूएन के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको मैनेज करना, यूएन का बजट उसको अरेंज करना, और जो यूएन की एजेंसियां हैं उनको जो है कंट्रोल करना, जिस तरह WHO है, यूनिसेफ, यूनेस्को, इस लिहाज से। चैप्टर नंबर 11 आर्टिकल 73 to 74,
नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, वो टेरिटरीज जो पहले कॉलोनीज थे या जो हैं उसके बाद वो बन गए ट्रस्ट टेरिटरीज, उनको हम किस तरह जो है कंट्रोल करेंगे और उनको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तकरीबन मेरे ख्याल में वो आज तक सॉल्व हो चुके हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 12, आर्टिकल 75 to 85, इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप सिस्टम। दुनिया के अंदर ट्रस्ट के लिहाज से हम किस तरह काम करेंगे, हम किस तरह जो है करेंगे कोऑपरेशन जहां पर डिस्प्यूट्स उनको हल करने के लिए। चैप्टर नंबर 13, आर्टिकल 86 और 91, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये भी यूएन का आर्गन है। और मैंने ये कहा कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जो कुछ 10, 12, 13 जो टेरिटरीज थे डिस्प्यूट्स के हवाले से, वो इसके कंट्रोल में थे। वो कौन है? आजकल जिस तरह ब्रूंडी है या रवांडा है अफ्रीका के अंदर, वो सॉवरेन कंट्री बन चुके हैं, मुल्क बन चुके हैं। वो ब्रूंडी, रवांडा, कैमरून या जो है पलाओ इन ओशनिया के अंदर, जिस तरह समोआ है, माइक्रोनेशिया है, पलाव है, तो ये तकरीबन तमाम इसके अंडर में रखे गए थे कि जब तक ये डिस्प्यूट्स हल ना हो। जो मरियाना है आइलैंड, जहां पर मरियाना ट्रेंच, नाउ इट्स पार्ट ऑफ द यूएसए, तो जब तक ये हल ना हो तो इनको अपने कंट्रोल में आप करें। लेकिन 94 में सारे हल हो गए हैं, या वो अलग मुल्क बन चुके हैं या वो जो हैं किसी को उन्होंने ज्वाइन किया है। तो वो 94 में आखिरी था पलाओ, जो कि अलग मुल्क बन गया। तो इसके पास कोई भी काम नहीं है करने के लिए, आजकल डीएक्टिव है, लेकिन फिर भी ये यूएन का ऑर्गन कहलाता है। चैप्टर नंबर 4, आर्टिकल 92 to 96, द आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि हेग में है, द ओनली यूएन ऑर्गन दैट इज आउट ऑफ द यूएसए। नेदरलैंड्स में वाक़ है, यूरोप के अंदर आईसीजे, आल्सो कॉल्ड वर्ल्ड कोर्ट। इसके अंदर 15 जजेस हैं और फॉर 9 ईयर्स। और पाकिस्तान का जो वजीर खारजा था पहला, सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान, वो भी यहाँ उसने काम किया है 70s के दौर में। चैप्टर 15, 97 to 101, 97 से लेकर 101 आर्टिकल। द सेक्रेटरीट, जो यूएन का सेक्रेटरीट है, जो आजकल सेक्रेटरी जनरल वहां बैठता है, अंतोनियो गुटेरेस, तो और भी इनके स्टाफ वहां पे मेंबर्स हैं। तो ये इसके बारे में। चैप्टर 16, आर्टिकल 102, 102 से लेकर 105 तक, मिसलेनियस प्रोविजंस, यानी कि बहुत सारे मामलात के मिक्सचर जो हैं, आर्टिकल्स हैं या प्रोविजंस हैं, कुछ कानून हैं, वो इसके अंदर हैं, वार के लिहाज से भी, एक माशी लिहाज से भी, हर लिहाज से। चैप्टर नंबर 17, आर्टिकल 106 and 7, 106 से 107 तक, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, दुनिया के अंदर सिक्योरिटी के मामलात के लिए है। चैप्टर नंबर 18, आर्टिकल 108, 109, 108 से 109 तक, अमेंडमेंट्स, किस तरह हम करेंगे अमेंडमेंट्स, किस तरह हम जो है यूएन चार्टर के अंदर करेंगे कुछ तब्दीलियां, ये उसके बारे में है। लास्ट चैप्टर नंबर 19, 110, 111, रेटिफिकेशंस, कोई भी ट्रीटी है, कोई भी एक एग्रीमेंट है, उसको आप किस तरह करेंगे रेटिफाई। तो कुल मिलाकर यहां पर जो है 19 जो है वो चैप्टर्स हैं इसके अंदर, और 111 आर्टिकल्स हैं इन द यूएन चार्टर। और ये दुनिया का मशहूर चार्टर है, कंट्रीज के बारे में एक लॉ है ये, इसके ऊपर जो है वो यूएन काम कर रहा है। कुछ काम किए हैं बेहतर यूएन ने, कुछ नहीं भी किए हैं। बहरहाल ओवरऑल ये है यूएन का चार्टर। और यहां पर ह्यूमन राइट्स को क्लियरली डिस्कस नहीं किया गया है। कंट्रीज के बारे में है, वार के बारे में है तकरीबन यहां पर, ठीक है ना। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो ह्यूमन राइट्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड यहां पर नहीं है यूएन चार्टर के अंदर। इसलिए यूएन ने खुद पास किया ऑन 10 दिसंबर 1948 UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, पेरिस के अंदर। तो उसमें 30 आर्टिकल्स हैं दैट्स प्योरली अबाउट ह्यूमन राइट्स। तो इसको लाजमी आप पढ़ें, जिसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या आर्टिकल्स, क्योंकि आपको ये काम आ सकते हैं करंट अफेयर्स के अंदर,
IR के अंदर और पॉलिटिकल साइंस के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।